हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल IT स्टार। फ्रेंड्स, हमारे फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विषय में। पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसको किस तरीके से डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया जा सकता है और पाइथन एडिटर्स क्या होते हैं, उन पर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग पर काम करना सीखेंगे। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आज का जो वीडियो है इसको एंड तक देखना ना भूलें। ठीक है, और इसके साथ ही साथ यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है, इस सेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। पाइथन में किस तरीके से इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स को यूज़ किया जाता है। उसके साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं और उनको पाइथन प्रोग्रामिंग में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम प्रोग्रामिंग में अलग अलग तरह की कंडीशन से अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद में हमारा होगा इटरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें हम लॉजिक इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स को यूज़ करना सीखेंगे। सिंपली अगर बोला जाए तो हम यहाँ पर लूपिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, किसी भी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले होता है उस प्रोग्रामिंग का इनपुट स्टेटमेंट्स। हम उस प्रोग्रामिंग में क्या क्या वेरिएबल्स लेना चाहते हैं और उन वेरिएबल्स को हम क्या वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। सेकेंड होता है प्रोसेस पार्ट। प्रोसेस पार्ट के अंदर हम कैलकुलेशन वाले पार्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की कंडीशंस लगाई जाती हैं, और लूपिंग जो इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, लूपिंग जो होती है, वो चीज़ हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। इन सभी को मिलाकर आपका प्रोसेस वाला पार्ट कहलाता है। ठीक है, और लास्ट वन होता है आपका आउटपुट स्टेटमेंट। तो इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं: इनपुट लेना, प्रोसेस कंप्लीट होना और उसका आउटपुट दिखाना। पाइथन प्रोग्रामिंग में भी यही होता है। सबसे पहले हम वेरिएबल्स लेते हैं, उन वेरिएबल्स को वैल्यू इनपुट की जाती है। उसके बाद में हम अपना लॉजिक इंप्लीमेंटेशन करते हैं, जो भी आपका लॉजिक है वो आपको इंप्लीमेंट करना है, और उसके बाद में हमें उसको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना है। ठीक है, चलिए पाइथन में हम इसको किस तरीके से करते हैं वो हम देखते हैं प्रैक्टिकली। फ्रेंड्स, हम चाहें तो पाइथन का जो नॉर्मल एडिटर होता है, जो हमने इंस्टॉल किया था 3.8, उस पर हम काम कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली हम चाहें तो पाईचार्म एडिटर पर काम कर सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली पाईचार्म एडिटर पर काम करेंगे। पाईचार्म एडिटर मैंने डायरेक्टली यहाँ पर ओपन कर रखा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये पाईचार्म एडिटर हमने ओपन कर रखा है। इसमें आपको कोई भी नया प्रोग्राम बनाना है तो नया प्रोग्राम बनाने के लिए आपको यहाँ पर फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में आपका कंप्लीटली एक नया एप्लीकेशन क्रिएट होगा। ठीक है, और अगर हम एक इसी जो करंट प्रोजेक्ट है, उस करंट प्रोजेक्ट के अंदर ही कोई नई फाइल बनाना चाहते हैं, उस फाइल पर काम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्टली न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली न्यू फाइल क्रिएट करना और उस फाइल में हम पाइथन प्रोग्राम को रन करना है। ठीक है, आपका ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, आपका एडिटर ओपन है। इसमें आपका नई फाइल बनाने के लिए, पाइथन में नया कोड लिखने के लिए हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। उस फाइल के लिए आपको प्रोजेक्ट्स पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने पर आपको न्यू पर जाना है। ठीक है, न्यू पर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। इसमें से आपको क्लिक करना है पाइथन फाइल पर। ठीक है, पाइथन फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे फाइल का नाम पूछेगा कि आप अपनी फाइल को किस नेम से बनाना चाहते हैं। बेसिकली ये जो फाइल होती है, ये फाइल आपके इस प्रोजेक्ट का एक पार्ट बनती है। ठीक है, प्रोजेक्ट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फाइल्स, जिसके अंदर हम बहुत सारे पैकेज बना सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस बना सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल और फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, ये जो फाइल होती है वो आपके एक प्रोजेक्ट का छोटा सा पार्ट होती है, जिसको हम एक क्लास बोल सकते हैं, या उसका एक सिंपल सा मॉड्यूल इंप्लीमेंटेशन का तरीका बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसका नाम दे देता हूं। यहाँ पर आपने दिया यहाँ पर माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपकी फाइल का नाम हो गया, आपने इसको बना दिया। देखिए, ये आपकी एक फाइल बन गई। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पाइथन की जो फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो py होता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन में इनपुट लेना और आउटपुट लेना, और पाइथन में प्रोसेस को कंप्लीट करना, जो स्ट्रक्चर होता है उस चीज को समझ रहे हैं। मान के चलते हैं कि आपने एक वेरिएबल लिया x, और इस x वेरिएबल को आपने कोई वैल्यू दी 10।
ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इनपुट स्टेटमेंट्स हो गया। आपने वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल को आपने कोई वैल्यू यहाँ पर दी, तो इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट होता है दैट इज नॉन एज द इनपुट पार्ट हो गए। इसके बाद में सेकंड वेरिएबल यू कैन टेक बाय इज इक्वल टू 20, ये आपका इनपुट वाला पार्ट हो गया। जब हम वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, असाइन करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इनपुट बोला जाता है। ठीक है। दूसरा होता है प्रोसेस वाला पार्ट। मान के चलते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स को आपको क्या करना है, प्लस करना है, प्लस करके डिस्प्ले करना है। तो हमने सिंपल वेरिएबल लिया z इज इक्वल टू x प्लस बाय, तो दिस वन इज योर प्रोसेस पार्ट। ओके, जहां पर हम कैलकुलेशन, कंडीशन या लूपिंग वगैरह इंप्लीमेंट करते हैं। एंड लास्ट वन आपका जो होता है प्रिंट स्टेटमेंट, मतलब आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है। आउटपुट स्टेटमेंट में जो भी आपको दिखाना है वो प्रिंट के अंदर लिखा जाता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल इज इक्वल टू, और जो वेरिएबल है उसको बाहर हम सेपरेटर के थ्रू इस तरीके से लिख सकते हैं। ये पाइथन में लिखने का तरीका होता है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आउटपुट वाला पार्ट हो गया। ये बहुत समझना बहुत आसान है और आपको पहले से आइडिया है प्रोग्रामिंग का, तो आप इस चीज को बहुत आराम से समझ सकते हैं। ठीक है। प्रोग्राम को सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसको रन करना है। रन करने के लिए पाइथन में रन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रन पर क्लिक करना है। ठीक है। ठीक है। रन पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी क्लासेस आपकी होंगी वो सारी क्लासेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे फर्स्ट टेस्ट बना है, सेकंड बना है, ये पहले बनी होगी। अभी आपने जो बनाई है वो माय फर्स्ट प्रोग्राम नाम से फाइल बनाई हुई है। हम किस फाइल को रन करना चाहते हैं, इस फाइल को रन करना चाहते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो आउटपुट है वो आपको यहीं पर दिखाई देता है। नीचे मैं धीरे से धीरे आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें कौन कौन सी विंडोज होती हैं, उन पर काम कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपको यहीं पर दिखाई दे रहा है। ये इसका आउटपुट वाला पार्ट हो गया। ये आपका आउटपुट आ गया, टोटल 30 हो गया। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है, इनपुट, प्रोसेस मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट, और थर्ड वन इज योर आउटपुट स्टेटमेंट। ठीक है। चलिए, सेकंड वाला पार्ट होता है पाइथन में इनपुट और आउटपुट को समझना। हमें अब डिस्कस करना है कि पाइथन प्रोग्राम में इनपुट कैसे लिया जाता है और आउटपुट कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पाइथन में इनपुट लेना बहुत आसान है। अभी हमने x और y को वैल्यू फिक्स कर दी है, 10 दिया, 20 दिया, तो हमने क्या किया, वैल्यूज को फिक्स कर दिया। ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए कि हम x की वैल्यू को रन टाइम पर इनपुट लेना चाहते हैं। ठीक है। रन टाइम पर इनपुट लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसी में एक छोटा सा लिखता हूं। आपने लिखा नेम इज इक्वल टू, तो इनपुट लेने के लिए पाइथन में इनपुट लिखा जाता है। ठीक है। इनपुट एक मेथड होती है पाइथन की। इस मेथड का यूज पाइथन में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। आपने लिखा इनपुट, और इनपुट के अंदर ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे, डबल कोट्स में हमको लिखना है जो भी मैसेज हम इनपुट के लिए डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे आप नेम इनपुट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एंटर योर नेम। आप एक्स की वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना। तो कोई भी मैसेज, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं। आपने लिखा एंटर योर नेम। ठीक है। तो नेम आपने यहाँ पर लिखा। इस नेम जो रन टाइम पर जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो इनपुट मेथड आपसे एक वैल्यू इनपुट कराएगा और वो वैल्यू आपका नेम होगा। ठीक है। वो किसके पास जाएगा, इस वेरिएबल में जाएगा। नेम क्या हो गया आपका, एक वेरिएबल हो गया। ठीक है। अब इस वेरिएबल को मुझे डिस्प्ले करना है, हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। तो दो चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी कि इनपुट लेने के लिए आपको इनपुट लिखना है और प्रिंट करने के लिए, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, प्रिंट यूज करना है। इनपुट और प्रिंट ये दोनों आपकी लाइब्रेरी मेथड्स होती हैं जिनके द्वारा हम पाइथन में इनपुट और आउटपुट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना। इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट को लिखते हैं। ठीक है। अब प्रिंट में क्या होगा, जैसे मान के चलिए मुझे डिस्प्ले करना है, आपने लिखा योर नेम इज, तो जब हमें आउटपुट स्क्रीन पर किसी स्टेटमेंट को, किसी स्ट्रिंग को एज इट इज डिस्प्ले करना है, ठीक है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, डबल कोट्स में लिखते हैं। ये आपके जो इन्वर्टेड कोट्स, डबल कोट्स दिख रहे हैं ना, इनके अंदर हम जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो आपका स्ट्रिंग माना जाता है और वो एज इट इज आपका आउटपुट विंडो पर दिखाई देता है। ठीक है। क्लियर। स्ट्रिंग के साथ में मुझे कोई वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना है, जैसे नेम आपका क्या है, एक वेरिएबल है, तो मुझे क्या करना है, नेम की वैल्यू इस स्ट्रिंग के साथ में डिस्प्ले करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को बंद करेंगे, डबल कोट्स को बंद करेंगे, सेपरेटर यूज करेंगे, कॉमा, और यहाँ पर आपको अपने वेरिएबल का नाम देना है जिस वेरिएबल की वैल्यू हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है। चलिए इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद में वही तरीका होता है, रन करेंगे। अब देखिए रन में हम यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, दो तरीका होता है। फर्स्ट में क्या होता है कि आपके उस क्लास का नाम आ जाता है जिसको आपने लास्ट टाइम रन किया था। ठीक है। पहले आपने जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले रन किया था जिसको, माय फर्स्ट प्रोग्राम को, यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो रहा है, माय फर्स्ट प्रोग्राम डिस्प्ले हो
हो रहा है। तो डायरेक्टली हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपकी फाइल का नाम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट होता है शिफ्ट के साथ F10, डायरेक्टली यू कैन प्रेस शिफ्ट प्लस F10, तो इससे आपका प्रोग्राम डायरेक्टली भी रन हो सकता है। चलिए रन करते हैं। रन करेंगे, यहाँ पर इट्स आस्किंग फॉर योर नेम, आप यहाँ पे नाम इनपुट कर सकते हैं। सपोज आपने नाम इनपुट कर दिया अमित, ठीक है। तो अमित जो नेम होगा वो किस वेरिएबल में जाएगा, आपके इस वेरिएबल में जाएगा। ये आपकी वैल्यू होगी जो आपने इनपुट किया, ठीक है। ये वैल्यू किसके पास जाएगी, नेम के पास जाएगी, ठीक है। और नेम को हमने कहाँ डिस्प्ले किया, यहाँ डिस्प्ले किया। तो देखिए अगली लाइन में क्या आ गया, योर नेम इज अमित। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, इस प्रिंट स्टेटमेंट में अभी आपने देखा कि हम एक स्ट्रिंग के साथ में वेरिएबल को किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको सेपरेट भी डिस्प्ले कर सकते हैं। हम इस प्रिंट के स्टेटमेंट के साथ में नेम को डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो हम कर सकते हैं, एक और प्रिंट स्टेटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली यू कैन राइट हियर प्रिंट और योर वेरिएबल नेम, जो भी आपका वेरिएबल है, आपका आपने नेम लिखा, सेव किया। सेव करने के बाद इसको हमने रन किया। तो रन करेंगे तो अगेन वही प्रोसेस होगी, एंटर योर नेम। यहाँ पर आप अपना नाम इनपुट कर दीजिए। सपोज आपने नाम कर दिया यहाँ पर राकेश, तो ये आपका आउटपुट आ गया राकेश। अब आपने दोनों में अंतर देखा होगा। डिफरेंस क्या है यहाँ पर, जब हमने इस स्ट्रिंग के साथ में, ये जो योर नेम इज दिस वन जो स्टेटमेंट स्ट्रिंग है, इसके साथ में जब हमने यहाँ पर नेम को लिखा था तो सेम लाइन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट आपने यूज किया तो वो क्या करेगा, आपके वेरिएबल की वैल्यू को नेक्स्ट लाइन में दिखाता है, सेम लाइन में नहीं दिखाएगा। कहाँ दिखाएगा, उसके लिए नेक्स्ट रो में दिखाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझा कि पाइथन में इनपुट कैसे लिया जाता है, पाइथन में आउटपुट कैसे लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। इनपुट जो मेथड होती है वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही वैल्यू को इनपुट करती है, ठीक है। देखिए जो भी वेरिएबल्स होते हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनका डेटा टाइप क्या होता है। वेरिएबल्स का मतलब होता है, वेरिएबल्स आर आइडेंटिफायर्स, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो प्रोग्रामर के द्वारा प्रोग्राम में किसी वैल्यू को होल्ड करने के लिए या वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन वर्ड्स को या उन लेटर्स को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज मैं बता रहा हूं आपके लिए। तो वेरिएबल्स आर द स्मॉल लेटर्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड बाय द प्रोग्रामर टू होल्ड एनी वैल्यू, टू कैलकुलेट एनी वैल्यू इन द प्रोग्राम। जैसे हमने अभी इससे पहले का प्रोग्राम देखा कि आपको 10 और 20 को प्लस करना था, तो 10 और 20 को डायरेक्टली प्लस नहीं किया, हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20 जो आपने लिखा था, यहाँ पर आपने लिखा 10 एंड y इज इक्वल टू आपने 20 लिखा। तो ये दिस वन इज योर वैल्यू एंड दिस वन इज योर वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल हम लेते हैं, प्रोग्रामर अपनी तरफ से कोई भी वर्ड या कोई भी स्मॉल लेटर कैरेक्टर्स ले सकते हैं किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है। जनरली आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे हमने नेम इनपुट किया तो वो नेम इनपुट किया तो वो स्ट्रिंग वैल्यू मानी जाएगी। आपने नंबर इनपुट किया तो वो इंटीजर वैल्यू मानी जाएगी। आपने डेसिमल इनपुट किया तो फ्लोट वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है आपने? तो ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वैल्यू का टाइप, इसको डेटा टाइप बोला जाता है। जैसे आपने नेम इनपुट किया तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा, तो स्ट्रिंग क्या कहलाएगा, आपका एक डेटा टाइप हो गया, ठीक है। आपने नंबर इनपुट किया तो नंबर को क्या बोलते हैं, हम इंटीजर बोलते हैं, तो इंटीजर क्या होता है, आपका एक डेटा टाइप हो गया। पाइथन में क्या होता है, ये डेटा टाइप होते हैं आपके, ठीक है। और इसके बाद में जैसे आपने डेसिमल नंबर इनपुट किया, डेसिमल में 3.5 इनपुट किया तो 3.5 क्या हो गया, आपका डेसिमल नंबर हो गया, इसको फ्लोट डेटा टाइप बोला जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो इनपुट मेथड होती है, ये इनपुट मेथड बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप में वैल्यू को इनपुट करती है, ठीक है। जैसे आपने इनपुट में नेम को इनपुट किया तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेम क्या होता है, आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग वैल्यूज होती है। आपने अपना नेम इनपुट किया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नेम का डेटा टाइप क्या माना जाएगा, स्ट्रिंग माना जाएगा, ठीक है। किसी भी वेरिएबल का जो डेटा टाइप होता है वो डेटा टाइप उसको दी जाने वाली वैल्यू पर डिपेंड करता है। एक डिफरेंस यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लेना कि पाइथन में और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप किस तरीके से डिक्लेयर होता है, किसी तरीके से आप उसको इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। देखिए दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करते हैं, आप C++ में चले जाइए, आप जावा में चले जाइए, आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाइए, उसमें क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसका डेटा टाइप मेंशन किया जाता है। आपको बताना होता है कि ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल किस तरह की वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है। मतलब बिफोर असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल हम क्या करते हैं, उसका डेटा टाइप बता देते हैं, भैया ये इंटीजर वेरिएबल है, मतलब इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करेगा। ये कैरेक्टर वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल मतलब स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। लेकिन पाइथन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। पाइथन में
when we assign the value to the variable, that time the data type is declared. I mean to say, आपने जैसे ही वेरिएबल को वैल्यू दी, क्लियर, तो वैल्यू देते समय ही, देने के बाद ही उस वेरिएबल का डेटा टाइप हम वहां पर मतलब फाइनल होता है, उस वेरिएबल का डेटा टाइप वहां पर पता चलता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर नेम को, इस वेरिएबल को वैल्यू दी, तो अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू देंगे तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। आप नंबर देंगे तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। एक्स को आपने क्या दिया, 10 दिया, 10 क्या है, नंबर है, तो एक्स का डेटा टाइप क्या माना जाएगा, नंबर माना जाएगा, नंबर मतलब इंटीजर माना जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू 3.6, तो 3.6 क्या है आपका, डेसिमल वैल्यू है, तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या माना जाएगा, डेसिमल माना जाएगा, फ्लोट माना जाएगा। अंदर समझ में आया आपके लिए। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैल्यू देने से पहले वेरिएबल का डेटा टाइप बता दिया जाता है। पाइथन में वेरिएबल का डेटा टाइप उसको दी जाने वाली वैल्यू पर डिपेंड करता है, जिस तरह की वैल्यू हम उसको देंगे उसी तरह से उसका डेटा टाइप वहां पर होगा। क्लियर, यहाँ पर समझ में आ गया आपके लिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे जो इनपुट मेथड होती है, वो इनपुट मेथड स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू को इनपुट करती है। आपने नेम इनपुट किया स्ट्रिंग फॉर्मेट में, डेटा टाइप उसका जो बाय डिफॉल्ट होगा इनपुट मेथड का वो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग में वैल्यू को इनपुट करेगा, तो नेम को इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू देगा और नेम को हमने डिस्प्ले कर दिया। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि एक्स की वैल्यू इनपुट करना है और नंबर इनपुट करना है, तो नंबर इनपुट करना है तो आपने यहाँ पे लिखा है इनपुट, यू कैन राइट हियर enter the value of x, any statement you can write here, value of x आपने इनपुट किया, ठीक है। इसी तरीके से मुझे y की वैल्यू इनपुट करना है, तो सिंपली यू कैन राइट हियर y इज इक्वल टू इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। लेकिन अब आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हमने डायरेक्टली x और y की जो वैल्यू दी थी, अब हम क्या करना चाहते हैं, वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। तो इनपुट मेथड है स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू देगा। आप 5 इनपुट करेंगे तो 5 भी पहले क्या माना जाएगा, स्ट्रिंग माना जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, देखो हमने लिखा z इज इक्वल टू एक्स प्लस बाय आपने किया, और बाय करने के बाद में यहाँ पर आपने प्रिंट कर दिया टोटल, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, टोटल, और यहाँ पर आपने प्रिंट कर दिया किसको, जेड को। देखो भैया क्या होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, है ना। ये इनपुट वाले स्टेटमेंट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हमने x की वैल्यू को इनपुट करना है, y की वैल्यू को इनपुट करना है, दोनों को प्लस करना है, प्लस करने के बाद में यहाँ पर हमें इसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। ध्यान रखना है इनपुट स्ट्रिंग में ही वैल्यू इनपुट करेगा, वो आपको इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए रन करते हैं इसके लिए जरा एक बार। रन किया, एंटर द वैल्यू ऑफ x है, हमने यहाँ पर x की वैल्यू को इनपुट करना है, x की वैल्यू को इनपुट दिया आपने 12, ठीक है। एंटर द वैल्यू ऑफ y, सेकंड स्टेटमेंट, y की वैल्यू हमने दे दी 10, क्या आना चाहिए, 12 प्लस 10 कितना होना चाहिए, 22 आउटपुट में आना चाहिए। आ क्या रहा है आपका, 12 10 आ रहा है। समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपने x को इनपुट किया, तो इनपुट मेथड ने स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू को इनपुट किया, तो x के पास जो 12 आपने इनपुट किया वो किस फॉर्मेट में गया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में गया। हमारे लिए नंबर है, लेकिन इनपुट ने क्या बना दिया, उसको स्ट्रिंग बना दिया, और स्ट्रिंग बनाकर इस x को दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से y की जो वैल्यू हमने इनपुट की वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में y के पास जाएगी, और जब दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस ऑपरेटर लगाया जाता है, तो प्लस ऑपरेटर यहाँ पर दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर देता है, ठीक है। कॉन्कैट कर देता है मतलब दोनों को मिला देता है, प्लस अपना काम ही कर रहा है, इसको ओवरलोडिंग बोला जाता है। आगे पढ़ेंगे हम कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस ऑपरेटर लगाया, तो इस प्लस ऑपरेटर ने क्या किया, इन दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर दिया, ठीक है। जो कॉन्कैट कर दिया मतलब 12 प्लस 10, 12 इज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, 10 इज ऑल्सो इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, एंड यू हैव यूज्ड प्लस ऑपरेटर इन बिटवीन ऑफ दीज टू स्ट्रिंग्स, तो उसने क्या किया, दोनों को कॉन्कैट कर दिया, 12 10 आ गया आपका, ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट के अंदर आ रही है वो इंटीजर में आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब मुझे किस डेटा टाइप में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, इनपुट के आगे आप इंट लगा देंगे, इसको टाइप कन्वर्जन बोला जाता है, ठीक है ना। टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग होती है, हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे जब मैं आपको पाइथन की जो डेटा टाइप्स होती हैं, लिस्ट, डिक्शनरी वगैरह हम पढ़ेंगे, उस समय हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमें अभी यहाँ पर समझ लेते हैं कि इनपुट जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू ले रहा है, दैट आई वांट टू कन्वर्ट इनटू इंटीजर फॉर्मेट, सो हमने क्या किया, यहाँ पर इंटीजर को यूज कर लिया, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है। एक्चुअली पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, इस तरह की क्लासेस बनी हुई हैं, ठीक है।
क्लासेस बनी हुई हैं। जब हम यहाँ पर इंट लिखते हैं तो इंट क्या करता है, उस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करता है जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करता है, यहाँ पर इंटीजर फॉर्मेट के लिए काम करता है, नंबर के लिए काम करता है, ठीक है। अगर मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे फ्लोट लिखूंगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे आप, str लिखेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही रहता है, लेकिन फिर भी अगर कोई दूसरा डेटा टाइप है और उस दूसरे डेटा टाइप को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसके सामने str लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंट लिख दिया। इसी तरीके से बाय के लिए जो वैल्यू आएगी दैट ऑल्सो वी वांट टू इन इंटीजर फॉर्मेट, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, इंट लिख दिया। देखिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपका 10+12 जो भी आपका वैल्यूज एंटर करेंगे वो नंबर्स के फॉर्मेट में प्लस करके आपको बताएगा। इसको सेव करते हैं और सेव करके इसको रन करते हैं। शॉर्टकट Shift+F10 आप रन करेंगे। एंटर द वैल्यू ऑफ x। चलिए इस बार हम एंटर करते हैं 12 आपने एंटर किया, नेक्स्ट वैल्यू आपने 10 इनपुट कर दी, क्या आ गया आपका 22 आ गया। समझ में आ गया आपके लिए यहाँ पर कि इनपुट मेथड कैसे काम करती है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेती है, उसको दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। देखिए पाइथन को इसीलिए बोला जाता है कि सबसे इजी लैंग्वेज है, आसानी से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक दो स्टेटमेंट लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str लिखूंगा। हालांकि इनपुट के लिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर str को यूज करेंगे। फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे तो वो डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा इस चीज के लिए, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी वो किस में चली जाएगी, डेसिमल में चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया आपके लिए, ठीक है। चलिए ये हो गया इनपुट लेना, आउटपुट लेना, वेरिएबल्स आपको समझ में आ गया, डेटा टाइप आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं। वेरिएबल्स प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्राम में यूज किए जाने वाले स्मॉल लेटर्स और वर्ड्स होते हैं जिनका यूज प्रोग्राम में किसी भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए, किसी भी तरह की कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है वेरिएबल्स की डुप्लीकेसी, आपको ध्यान रखना डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेसी में फिर वो वैल्यू रीअसाइन करने लगता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे वेरिएबल में, ठीक है। क्लियर हो गया ना। इनपुट कैसे लेते हैं वो आपको क्लियर हो गया यहाँ पर, आउटपुट कैसे लेते हैं वो चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पाइथन में कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं और उनको किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑपरेटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑपरेटर होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। देखिए जब हम कोई भी कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं, कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसमें जो हम मैथमेटिकल और लॉजिकल एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं, इक्वेशन क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर जो सिंबल्स यूज होते हैं उन सिंबल्स को ऑपरेटर्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपने दो नंबर्स को प्लस करना है, तो प्लस करना है तो आपने वहाँ पर प्लस का साइन यूज किया तो उसको क्या बोला जाता है, प्लस ऑपरेटर बोला जाएगा। माइनस करना है तो माइनस का साइन यूज करेंगे, वो आपका माइनस ऑपरेटर कहलाएगा, ठीक है। तो जितने भी सिंबल्स होते हैं, मैथमेटिकल और लॉजिकल सिंबल्स होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस जस्ट लाइक द अरिथमेटिकल ऑपरेशन। समझते होंगे आप अरिथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। लॉजिकल ऑपरेशन इसमें आपका एंड और नॉट आता है। इस तरह की जो भी इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं बिटवीन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज आर कॉल्ड ऑपरेटर, ठीक है। ओके, ये आपको समझ में आया होगा, आपने पहले यूज किया होगा ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो 8 तरह के ऑपरेटर्स हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल, इक्वलिटी, असाइनमेंट, आइडेंटिटी, लॉजिकल, बिटवाइज और मेंबरशिप। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं इन ऑपरेटर्स को हम वन बाय वन देखेंगे कि ऑपरेटर्स में कौन कौन से सिंबल्स आते हैं और उनको हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर अरिथमेटिकल ऑपरेटर। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में आपके सभी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सभी साइन आते हैं। सबसे पहले प्लस साइन एडिशन, एक्स प्लस वाई, सब्सट्रैक्शन, एक्स माइनस वाई, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंट, ओके। ये मैक्सिमम ऑपरेटर्स आपने यहाँ पर यूज किए होंगे। कुछ ऑपरेटर हैं जैसे आपका डिवीजन और फ्लोर डिवीजन। देखिए डिवीजन क्या करता है, आपका किसी नंबर को आपने x को बाय से डिवाइड किया तो x को बाय से डिवाइड करने पर ये फ्रैक्शनल पार्ट को भी डिस्प्ले करता है, मतलब जो डेसिमल के बाद में जो वैल्यू आती है ना उसको भी डिस्प्ले करता है, ठीक है। लेकिन जो फ्लोर डिवीजन होता है ना, फ्लोर डिवीजन आपका नॉन डेसिमल फॉर्मेट में वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। अगर हम जो नॉन डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो नॉन डेसिमल आएगा, मतलब इसमें डिवाइडेशन के बाद में जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट्स होती हैं उनको ये अवॉइड कर देता है, ठीक है।
ये आपका होता है मॉडुलस, मतलब रिमाइंडर। डिवाइड करने पर जो मॉडुलस निकलता है, रिमाइंडर निकलता है, उस चीज को फाइंड आउट करना है, तो मॉडुलर परसेंटेज का साइन यूज करते हैं, आपका मॉडुलस कहलाता है। नेक्स्ट होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जो होता है ना, पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, जैसे x टू दी पावर बाय कैलकुलेट करना है, 2 की पावर 5 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए डबल स्टार लगाया जाता है। अगर हम यहाँ पर दो ऑपरेंड के बीच में, मतलब वेरिएबल्स के बीच में डबल स्टार को यूज करेंगे तो वो आपका कहलाता है आपका मॉड्यूल, सॉरी एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इन अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला होता है आपका यूनरी ऑपरेटर, सेकंड होता है आपका बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर बहुत ईजी है। यूनरी का मतलब होता है एक ऐसा ऑपरेटर जिसको सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज किया जाता है, जिसको सिंगल वैल्यू के साथ यूज किया जाता है, वो आपका यूनरी ऑपरेटर होता है, ठीक है। अर्थमेटिक में प्लस और माइनस दो ही यूनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं, बाकी सभी आपके बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस को यूनरी क्यों बोला जाता है? जैसे आपने कोई नंबर लिखा है, आपने लिखा x = 5, तो इसके आगे आपने कोई साइन नहीं लगाया, तो बाय डिफॉल्ट क्या कहलाएगा? आपका पॉजिटिव नंबर कहलाएगा। पॉजिटिव नंबर कहलाएगा मतलब इसके आगे अगर हम +5 भी लिख देते हैं तो प्लस क्या हो रहा है? सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, बता रहा है कि आपका पॉजिटिव नंबर है, इसलिए यहाँ पर प्लस क्या हो गया? आपका यूनरी ऑपरेटर हो गया, ठीक है। किसी नेगेटिव नंबर को बताना है तो नेगेटिव नंबर को बताने के लिए हम उस नंबर के आगे क्या लगा देते हैं? माइनस का साइन लगा देते हैं। तो माइनस का साइन यहाँ पर सिंगल वैल्यू के साथ यूज हो रहा है, तो उसको भी यहाँ पर क्या बोला जाएगा? यूनरी ऑपरेटर बोला जाता है, ठीक है। बाकी के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम यूनरी ऑपरेटर्स नहीं बोल सकते, जैसे मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, आपका डिवाइड का साइन होता है। तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं इनको हम बाइनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं, क्योंकि इनको हम दो वेरिएबल्स के साथ यूज करते हैं, ठीक है ना। दो वेरिएबल्स के साथ इनको यूज किया जाता है, इसलिए इनको बाइनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स में आपके जो साइन आते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सभी रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं? आपके दो या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन को बताते हैं। जैसे आपने लिखा है x इज लेस देन y, x y से छोटा है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन को बता रहा है भैया कि x की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू से छोटी है, बड़ी है, ठीक है, छोटी है या बराबर। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका इक्वलिटी ऑपरेटर, जो कि आपकी कंपेयर करने का काम करता है। दोनों वैल्यूज को आपको कंपेयर करना है, दोनों वैल्यूज इक्वल हैं कि नहीं है, तो वहां पर हम डबल इक्वल को यूज करते हैं। डबल इक्वल जो होता है वो आपका इक्वलिटी ऑपरेटर कहलाता है। सिंगल इक्वल जहां पर यूज करते हैं वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, जो हमेशा राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन करने का काम करता है। आपने लिखा है x = 5, तो 5 आपका राइट साइड आ गया, तो 5 किसको असाइन कर रहा है? x को असाइन कर रहा है, वो सिंगल इक्वल कहलाता है। डबल इक्वल इक्वलिटी तो कंपेयर करने का काम करता है, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया, जो आपको बता रहा था अभी। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में इक्वल आ गया, प्लस इक्वल टू आ गया, माइनस इक्वल टू आ गया, है ना, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू आ गया। तो एक सिंगल इक्वल के साथ में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं ना, इनको भी असाइनमेंट ही बोला जाता है, ठीक है। ये सिंपल लैंग्वेज हम समझ रहे, किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने का एक तरीका होता है। जैसे हमने लिखा x = 10, तो 10 हमने किसको असाइन कर दिया? x को असाइन कर दिया, यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर हो गया। अब ये प्लस इक्वल का मतलब क्या होता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने लिखा x = x + 10, मतलब x की जो करंट वैल्यू है उसमें मुझे 10 को प्लस करना है और किसको देना है? x को देना है। क्लियर है ना? मतलब x की करंट वैल्यू में 10 को प्लस करके x को देना है, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखना है कि जो भी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं वो राइट टू लेफ्ट सॉल्व होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे आप जावा में काम करते हो, C++ में काम करते हो या पाइथन में काम करते हैं, राइट टू लेफ्ट ही सॉल्व होती है, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर अगर लगा हुआ है तो राइट साइड की वैल्यू को सॉल्व करेगा, फिर वो लेफ्ट साइड के जो वेरिएबल है उसको असाइन कर देता है, ठीक है। अब जो x + 10 लिखा और प्लस करके हमने x को ही दिया, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x + = 10, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है और ये वाला जो इक्वेशन है दोनों सेम माने जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है। तो प्लस इक्वल हमने लगाया, वही काम कर रहा है, x की करंट वैल्यू में 10 को प्लस करेगा और x को असाइन कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हैं उन सभी ऑपरेटर्स को हम असाइनमेंट इक्वल ऑपरेटर के साथ इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में आपका इज और इज नॉट आता है। इज और इज नॉट का मतलब क्या होता है? जैसे दो वेरिएबल्स हैं तो a इज b का मतलब होगा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वेरिएबल है, ये b के इक्वल है,
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बी है, ठीक है ना। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं इज और इज नॉट, ये आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करती है, ठीक है। अगर फर्स्ट वेरिएबल सेम सेकंड वेरिएबल के बिल्कुल सेम है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, तो ये क्या बताएगा आपके लिए, ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर नहीं है तो क्या बताएगा आपके लिए, फॉल्स रिटर्न करेगा। इन सबके एग्जाम्पल्स अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। एक बार हम इनको एक बार देख लेते हैं, इसके बाद में वन बाय वन में इन सबका एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्लियर हो यहाँ पर। अच्छा, इज नॉट क्या करता है, इसके जस्ट अपोजिट करता है, ए बी के इक्वल नहीं है, ए बी के, ए इज नॉट बी, मतलब ए बी के जैसा नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वेरिएबल है वो बी के जैसा नहीं है, तो ये क्या बताएगा आपको, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है ना। और अगर ए बी के जैसा है तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, फॉल्स रिटर्न करेगा। आ रहा समझ में आपके लिए, नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये इज और इज नॉट दोनों अपोजिट काम करते हैं, ठीक, ध्यान रखते जाना। आप चाहे तो नोट करते चले जाइए, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपने देखा एंड और नॉट, ये तीन ऑपरेटर्स होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, दो कंडीशंस के बीच में लगता है, दो रिलेशंस के बीच में लगता है, और दोनों रिलेशंस मतलब दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशन आपने लिखा है यहाँ पर, x इज ग्रेटर देन y और x इज ग्रेटर देन z, दोनों के बीच में क्या लगाया आपने, एंड लगाया। तो एंड ऑपरेटर इज यूज्ड बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, है ना। दिस वन इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस वन इज योर सेकंड स्टेटमेंट, एंड यू हैव यूज्ड एंड ऑपरेटर इन बिटवीन ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स, है ना। अब एंड क्या बोलता है, अगर ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ट्रू हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा मतलब आपका ट्रू वाला जो स्टेटमेंट होगा, आपका जो ट्रू वाला जो कंडीशन आपने अप्लाई की होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। और अगर इन दोनों में से एक भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाता है, जैसे आपने लिखा है x इज ग्रेटर देन y, x की वैल्यू y से बड़ी है और x की वैल्यू z से भी बड़ी है, मतलब दोनों सही है, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, मतलब आपका ट्रू वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से ये वाला सही है, ये वाला गलत है, x की वैल्यू y से तो बड़ी है लेकिन z से बड़ी नहीं है, z से छोटी है, मतलब एक गलत हो गया, या दोनों गलत हो जाती हैं, तो आपको क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा यहाँ पर, ठीक है। और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर ये बोलता है कि दो रिलेशंस के बीच में हम इसको यूज करते हैं, दो स्टेटमेंट के बीच में इसको यूज करते हैं, और दोनों में से अगर कम से कम एक भी सही है, ध्यान से समझना आता है ना, दो के बीच में आपने यूज किया और दोनों में से अगर एक भी सही है या दोनों सही हैं, तो आपको ये ट्रू स्टेटमेंट देगा। ट्रू स्टेटमेंट कब नहीं देगा, ये जब दोनों गलत होंगे, ध्यान रखना आपके लिए। एंड ऑपरेटर ट्रू कब देगा, जब दोनों सही होंगे। और ऑपरेटर ट्रू कब देगा, जब दोनों में से एक भी या दोनों सही होंगे तो आपको ट्रू देगा, दोनों अगर गलत हो जाते हैं तो आपको गलत स्टेटमेंट देगा, फॉल्स स्टेटमेंट देगा, ठीक है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है आपके लिए, नॉट ऑपरेटर ट्रू वैल्यू को फॉल्स बना देता है, फॉल्स वैल्यू को ट्रू बना देता है। जैसे आपने लिखा एक्स नॉट, नॉट एक्स मतलब एक्स के पास जो वैल्यू है उसकी नेगेटिव हम कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इफ नॉट एक्स, यदि एक्स के पास कुछ नहीं है या एक्स के पास जो वैल्यू है उसके अपोजिट हम कंडीशन को चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये नॉट ऑपरेटर होता है, हमने उसको आपके रिलेशंस में भी देखा था, नॉट इक्वल में हमने बताया था आपका इक्वल और नॉट इक्वल दो होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, वो आपके बाइनरी नंबर्स में कैलकुलेशन करते हैं। बाइनरी में मतलब होता है जैसे दो बाइनरी डिजिट्स हैं, बाइनरी नंबर्स हैं, उनमें आपको एंड ऑपरेटर यूज करना है, और ऑपरेटर यूज करना है, बिटवाइज मतलब आपका एक्स और ऑपरेटर यूज करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, तो ये हम यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। ये जो फर्स्ट ऑपरेटर होता है आपका एंड ऑपरेटर कहलाता है। लॉजिक गेट्स अगर आपने पढ़े हैं तो आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। लॉजिक गेट्स के लिए भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, इनमें एंड ऑपरेटर जो होता है वो एंड गेट की तरह काम करता है, ठीक है। एंड गेट क्या बोलता है, 1 और 1 होगा तो आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज आपको 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो एंड ऑपरेटर है, दो बाइनरी नंबर्स के बीच में अगर हम एंड गेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वहां पर एंड ऑपरेटर लगाएंगे। और गेट के लिए और गेट लगाएंगे, एक्सपोनेंट के लिए एक्सपोनेंट लगाएंगे, नेगेशन के लिए नेगेशन लगाएंगे। ये आपका लेफ्ट शिफ्ट काम करता है, मतलब एक बाइनरी डिजिट्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देगा। ये आपका राइट शिफ्ट का काम करता है, एक बाइनरी डिजिट को राइट साइड में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, इनको भी हम अभी एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे। लास्ट जो होता है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स में इन होता है और नॉट इन होता है, ठीक है। जैसे इज और नॉट इज हमने देखा था ना, ऐसे ही क्या होता है आपका इन और नॉट इन होता है, ठीक है। इन क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज में से किसी सिंगल वैल्यूज को सर्च करना है, ठीक है ना।
आ रहा है समझ में नहीं आ रही? मल्टीपल वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज आपके सामने रखी हुई है और बहुत सारी वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को आपको कंपेयर करना है कि क्या ये वैल्यू इसके अंदर है, तो हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे वहां पर। अगर होगी तो ट्रू देगा, नहीं होगी तो फॉल्स देगा, ठीक है। नॉट इन क्या करता है, इसके अपोजिट काम करता है, ठीक है। क्या ये इसके अंदर नहीं है, अगर कोई बहुत सारी वैल्यूज रखी हुई है एक जगह पर और उनमें से किसी एक वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना, कंपेयर करना है, ठीक है। तो हमने बोला क्या एक्स बाय के अंदर है, अगर x बाय के पास मान के चलते हैं बहुत सारी वैल्यूज हैं और x के पास सिंगल वैल्यू है, ठीक है। अब x की जो सिंगल वैल्यू है उसको बाय की जो मल्टीपल वैल्यूज हैं, बहुत सारी वैल्यूज हैं, उनसे आपको कंपेयर करना है। तो हम इन लगाएंगे और नॉट इन लगाएंगे। क्या x बाय के अंदर है, तो हमने लिखा x इन बाय, तो एक्स इन बाय आपने लिखा, अगर होगा तो ट्रू देगा, नहीं होगा तो फॉल्स देगा। अगर उसी जगह हम नॉट इन लगाते हैं तो नॉट इन क्या करेगा आपके लिए, इसके अपोजिट काम करेगा, अगर नहीं है तो ट्रू देगा, अगर है तो फॉल्स देगा, ठीक है। तो आपने ऑपरेटर्स यहाँ पर देख लीजिए, मेंबरशिप ऑपरेटर ये आपका होता है। अब इनको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, एक एक ऑपरेटर्स को मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैंने पाइथन एडिटर ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। यहाँ पर एक नई फाइल बना लेते हैं, ये आपका एक न्यू फाइल, राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, आपका पाइथन फाइल, ठीक है। नाम दे देते हैं ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपने लिया x इजिकल टू इंटीजर और इंटीजर में हमने इसको इनपुट ले लिया, ठीक है। इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ x, ओके। एंड सेम वी कैन एंटर द वैल्यू ऑफ बाय, हम यहाँ पर बाय की वैल्यू की इनपुट कर लेते हैं। आपने दो वेरिएबल्स लिए एक्स और बाय, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो आप कर लेंगे, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। डिवीजन फ्लोर डिवीजन बताता हूँ मैं, वन बाय में सारे बता देता हूँ। जेड इजिकल टू एक्स प्लस वाई, आपको प्लस मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप चाहे यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। प्रिंट में आपने लिखा प्लस ऑपरेटर है ना, ऐड करना है आपके लिए, तो ऐड में आप लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस बाय, हमें इस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं। इसको कमेंट्स कर देते हैं, ठीक है। कमेंट्स करने के लिए हैश साइन लगाते हैं, आपको क्या मिल जाएगा, प्लस ऑपरेटर मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे माइनस करना है तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, x माइनस बाय लगा दूंगा यहाँ पर, तो माइनस कर देगा। मल्टीप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर x इंटू बाय लगा देंगे, ठीक है। इसको हम चेंज कर देते हैं, ये आपका एडिशन हो गया, ये आपका सब्सट्रैक्शन हो गया, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको डिवीजन करना है, तो डिवीजन के लिए भी हम यहाँ पर डिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x से डिवाइडेड बाय लगा देंगे। फ्लोर डिवीजन के लिए आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्ट में लिखता हूँ FD। फ्लोर डिवीजन के लिए आप लगा सकते हैं S डबल इक्वल टू बाय, मतलब आपका डेसिमल पार्ट है उसको निकाल देगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसी तरीके से आप लगा सकते हैं एक्सपोनेंट के लिए, तो एक्सपोनेंट के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, x की पावर बाय आपको लगाना है, तो हमें डबल इक्वल लगाना है एक्सपोनेंट के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा x और y की वैल्यू हम इनपुट करने वाले हैं और जो भी वैल्यू होगी पहले हम उसका एडिशन में प्लस ऑपरेटर के थ्रू ऐड करेंगे, माइनस ऑपरेटर के थ्रू सबस्ट्रेट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद डिवीजन, फिर आपका फ्लोर डिवीजन और फिर आपका एक्सपोनेंट, ठीक है। चलिए प्रोग्राम को सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं आपका आउटपुट में क्या मिलता है, ठीक है। रन किया, दिस वन इज योर ऑपरेटर, इसको रन किया हमने यहाँ पर, और x की वैल्यू सपोज आपने डाला 4 और y की वैल्यू डाल दी आपने 2, ठीक है। तो आउटपुट क्या आया, जिसको वन बाय वन देखते हैं आउटपुट आपका क्या आ रहा है। सबसे पहले आपका एडिशन 4 + 2 6, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन। डिवीजन में क्या हो रहा है, आपका फ्रैक्शनल पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, डेसिमल के बाद में जो वैल्यू है वो दिखाई दे रही है, ठीक है। फ्लोर डिवीजन में क्या कर रहा है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को वो अवॉइड कर देता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है। एक्सपोनेंट में क्या करता है, 4 टू द पावर 2 कैलकुलेट करेगा तो 16 आपको यहाँ पर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये ऑपरेटर्स किस तरीके से यूज करते हैं यहाँ पर। सेकंड जो ऑपरेटर्स होता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या बताता है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस को क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे कि चलिए इसको हटा देता हूँ यहाँ से। रिलेशनल ऑपरेटर्स में ट्रू और फॉल्स बताते हैं, ठीक है। जैसे x और y की वैल्यू आपने इनपुट क्या बताना चाहते हैं, छोटा है कि बड़ा है, कैसे है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट, लिखा x इज लेस देन बाय, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं प्रिंट x इज ग्रेटर आर इक्वल टू बाय, जो भी ऑपरेटर आपको यूज करना है दैट यू कैन यूज हियर, ओके। चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार, आपको रिलेशनल ऑपरेटर समझ में जाएंगे यहाँ पर।
ठीक है, वैल्यू इनपुट करते हैं। x की वैल्यू आपने डाली यहाँ पर 5, y की वैल्यू आपने डाली यहाँ पर 6। तो आपको क्या मिल रहा है, ट्रू और फॉल्स मिल रहा है। फर्स्ट रिलेशन क्या लिखा, x इज लेस देन y, x इज 5 एंड y इज 6। 5 इज लेस देन 6 मतलब इट विल रिटर्न यू द ट्रू स्टेटमेंट, मतलब आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट आपका क्या हो गया, आपका ग्रेटर आर इक्वल टू y, मतलब 5 जो होता है वो 6 से बड़ा या बराबर नहीं हो सकता, इसने क्या दे दिया आपके लिए, फॉल्स दे दिया। इसी तरीके से आप जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उन सभी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका कंपेयर ऑपरेटर। कंपेयर ऑपरेटर में क्या होता है, डबल इक्वल का साइन यूज करते हैं हम यहाँ पर। तो डबल इक्वल क्या बताएगा, अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होंगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए एक बार इसको रन करके देख लेते हैं यहाँ पर। x की वैल्यू हमने डाली यहाँ पर 12, y की वैल्यू भी आपने डाली 12, क्या है आपके पास, आपका ट्रू आ गया, मतलब दोनों वेरिएबल्स इक्वल हैं तो ट्रू आ गया। अगर इसी चीज़ को हम दोबारा रन करते हैं और वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, आपने 12 एंटर किया और 6 एंटर किया, क्या आ गया आपके पास, फॉल्स आ गया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया इक्वल ऑपरेटर। इसी तरीके से नॉट इक्वल भी होता है आपका, वो आप यूज़ करके देखिएगा। नेक्स्ट होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या क्या देखा था हमने, कि जैसे हमने यहाँ पर बोला हुआ है कि x के पास जो वैल्यू है उसमें हमें y को प्लस करना है। आपने लिखा है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये x की करंट वैल्यू में y की वैल्यू को प्लस करके हमको x को ही देना है। इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस इज इक्वल टू वाई। ठीक है, दोनों मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर हम x को डिस्प्ले करते हैं, क्या रिजल्ट मिलने वाला है आपके लिए, प्रिंट हमने x कर दिया, और सेम चीज़ यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया x को। ठीक है, दोनों जो अर्थमेटिकल इक्वेशन आपने लिखा है ये वाला एंड ये वाला, इनमें आपको क्या आउटपुट मिलता है उस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, बाय इनपुट किया x बाय, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए x इनपुट करते हैं हम 10 बाय 12 कर दिया, बाय इनपुट करते हैं हम 10 यहाँ पर। तो देखिए क्या है आपके लिए, दोनों में आपका x इजिकल टू एक्स प्लस बाय। एक्चुअली यहाँ पर जो x की वैल्यू 22 हो रही है उसमें ही वो 10 को प्लस करके इसको 32 कर रहा है। ठीक है, 1 बाय 1 इसको हम ऐसे कर देते हैं। चलिए वैल्यू एक्चुअली ओवरलैप हो रही है, यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, इसको हम कमेंट्स करते हैं पहले। ठीक है, इसको कमेंट्स करने के लिए हमको लगाना है यहाँ पर हैश का साइन। इसको सेव किया, सेव करके इसको रन किया, रन करने पर x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 10। ठीक है, कितना है 20 आया। अब ये जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है इसी को अगर हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है, x प्लस इक्वल टू बाय, एक्स प्लस इक्वल टू बाय, तो अब क्या मिलेगा उस चीज़ को देखिए, 12 और 10 कितना आया, 22 आया। मतलब ये लिखने का तरीका होता है। पहले एग्जांपल में क्या हो रहा था कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू को 10 से इंक्रीज कर दिया तो 22 हो गया, 22 में फिर से प्लस 10 कर दिया तो आपका 32 हो गया। ठीक है, ओके, चलिए ये हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद में आपका नेक्स्ट जो ऑपरेटर होता है उस ऑपरेटर को देखते हैं आपका। नेक्स्ट ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में हम इज और नॉट इज को यूज़ करते हैं। इसमें जब दो ऑब्जेक्ट या दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम होती है तो ट्रू रिटर्न करता है, और सेम नहीं होती है तो फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे हमारे पास एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स हैं, अगर इन दोनों को हम इज और नॉट इज के साथ आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के साथ यूज़ करेंगे तो ट्रू और फॉल्स मिलेगा आपके लिए। देखिए जैसे हमने इनपुट लिया और डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट एक्स इज वाई। तो एज ऑपरेटर क्या करेगा, यदि ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू और ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम होती हैं, ठीक है ना, तो क्या बताएगा आपके लिए, ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर डिफरेंट होती हैं तो क्या बताएगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, देखते हैं इस चीज़ के लिए सेव करते हैं और इसके बाद में रन करेंगे। शिफ्ट F10, वैल्यू ऑफ x इज 12, वैल्यू ऑफ y इज 10, तो क्या रिटर्न किया आपके लिए, फॉल्स रिटर्न किया। इज ऑपरेटर क्या कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। इफ द वैल्यू ऑफ दोज टू वेरिएबल्स आर नॉट इक्वल इट मीन्स फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे x भी आपने 12 दिया, y भी आपने 12 दिया, तो क्या दे दिया, इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ये आपका इज ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब इसके साथ यदि हम इज नॉट लगाते हैं तो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ इज ऑपरेटर। क्या करेगा, अगर दोनों सेम नहीं होंगी, x इज नॉट y मतलब दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, और जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रू इज स्टेटमेंट। ओके,
चलिए, जैसे x आपने दिया 12, y भी आपने 12 भी दिया, दोनों की वैल्यू सेम है, आपने ऑपरेटर कौन सा यूज़ किया है, इज नॉट, तो क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपके लिए। इसी तरीके से अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं और दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर अलग अलग देते हैं, x 12 हो गया, y आपका 13 हो गया, तो x इज नॉट बाय, मतलब x इज नॉट इक्वल टू बाय, ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है ये इक्वल और नॉट इक्वल के जैसा काम करता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आपके लिए। तो ये आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा। नेक्स्ट जो ऑपरेटर होता है वो आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने देखा था कि 3 ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। नॉट ऑपरेटर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर में यूज होता है वो। ठीक है, एंड और नॉट और ऑपरेटर क्या करता है, जैसे हम एक वेरिएबल और लेते हैं जेड। ठीक है, जेड को हमने यहाँ पर इनपुट कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक्स बाय जेड को कंपेयर करना है कि इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है वो डिस्प्ले होना चाहिए। इसको सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ एक्स विद द वैल्यू ऑफ बाय एंड जेड। ओके, तो हमें क्या करना है कि यदि एक्स जो है वो बाय से भी बड़ा है और जेड से भी बड़ा है तो एक्स की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। क्लियर है ना, क्लियर। तो इस चीज में हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर इसको सिंपली बोला जाए तो क्या बोलेंगे आप, इफ एक्स इज ग्रेटर देन बाय एंड एक्स इज ग्रेटर देन जेड। अभी आपको एग्जांपल में बताया था, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आप सिंपल लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन बाय एंड एक्स इज ग्रेटर देन जेड। ठीक है, और इसके बाद में कॉलन लगाया जाता है। आगे हम अगला जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि दिस वन इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस वन इज योर सेकंड स्टेटमेंट, है ना। और ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं आपके, इनके बीच में आपने स्टेटमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट्स आपने बनाए, सॉरी रिलेशनल स्टेटमेंट बनाया, और रिलेशनल स्टेटमेंट को जब इफ के साथ यूज करते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक है, अब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि दिस वन इज योर फर्स्ट कंडीशन, दिस वन इज योर सेकंड कंडीशन। इन बिटवीन ऑफ दिस टू कंडीशंस हमने क्या यूज किया, एंड ऑपरेटर यूज किया। ठीक है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू एंड दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू, मतलब बोथ आर ट्रू, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ट्रू मिलेगा। ट्रू मिलेगा मतलब इसके बाद में हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे, आपने यहाँ पे प्रिंट किसको कर दिया, एक्स को कर दिया। ठीक है, तो आपको ट्रू स्टेटमेंट मिल जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं है तो हमने एल्स वाले स्टेटमेंट में लिख दिया प्रिंट सॉरी। प्रिंट में आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर सॉरी लिख दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सॉरी मिल जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में आपके लिए, नहीं आ रहा, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट कहलाता है, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट कहलाएगा। दोनों में से एक भी अगर गलत हो जाता है तो आपके फॉल्स में जाएगा, मतलब एल्स वाले पार्ट में जाएगा। ठीक है, ये एंड ऑपरेटर काम करता है। देखिए एक बार रन करके देखते हैं, इसके लिए रन करिए। एक्स बाय जेड 3 को इनपुट किया, एक्स की वैल्यू आपने 12 डाली, बाय की वैल्यू हम 10 डालते हैं, और जेड की वैल्यू आपने क्या डाल दिया, इसको आपने 11 डाल दिया। ठीक है, तो एक्स 12 है, बाय 10 है, और जेड आपका, सॉरी यहाँ पे जेड होना चाहिए, वो कॉपी पेस्ट में गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। जेड आपका कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने कंडीशन लगाई है कि एक्स बाय से भी बड़ा होना चाहिए और एक्स जेड से भी बड़ा होना चाहिए, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा, मतलब ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा। देखिए क्या मिलता है आपके लिए, 12 मिला है। 12 मतलब ट्रू स्टेटमेंट मिल गया आपके लिए। आ रहा है समझ में आपके लिए, नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर अगर दोनों में से एक भी कंडीशन आपकी गलत हो जाती है, एक भी कंडीशन गलत होने का मतलब है, अगर इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, एक्स हमने 12 दिया, बाय आपने 11 दे दिया, और जेड आपने 15 दे दिया। ठीक है, अब जेड अगर आपने 15 दिया तो कंडीशन क्या हो रही है आपकी, सॉरी वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, मतलब आपका एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो रहा है, फॉल्स वाला पार्ट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि x से 12 है, जो y से तो बड़ा है लेकिन z से बड़ा नहीं है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो रहा है। ठीक है, तो एक भी अगर स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, एक भी कंडीशन अगर आपकी गलत हो जाती है, तो आपका फॉल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये आपका एंड ऑपरेटर होता है। इसी तरीके से हम और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। और ऑपरेटर क्या करता है कि एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी ट्रू, जो भी कंडीशन हम बीच में लगा रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, उनमें से कम एक स्टेटमेंट आपका ट्रू होने पर आपको ट्रू स्टेटमेंट मिल जाएगा, और अगर सारे स्टेटमेंट गलत हैं तो आपको गलत स्टेटमेंट मिलेगा। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इफ ऑल द स्टेटमेंट, ऑल द कंडीशन आर फॉल्स, देन उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, मतलब जो फॉल्स वाला स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया और रखते हैं, एक्स या तो वाई से बड़ा हो या एक्स जेड से बड़ा हो। ठीक है ना, समझिए इस बात के लिए, ये पहला स्टेटमेंट सही हो या दूसरा स्टेटमेंट सही हो या दोनों स्टेटमेंट सही हो। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा। दोनों अगर गलत हैं तो आपका फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको सेव करते हैं और एक बार इसको रन करते हैं। ठीक है, एक्स एक बार इसको करेक्ट कर देते हैं, ये वाई नहीं है, आपका जेड है। ठीक है, ओके, चलिए रन किया इसके लिए हमने दोबारा। रन करने पर x आपका 12 आ गया, y आपका 10 आ गया, z आपका 13 आ गया। ठीक है,
तो और ऑपरेटर बीच में यूज़ किया हुआ, मतलब x इज ग्रेटर देन बाय, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, x इज ग्रेटर देन z, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो 12 इज नॉट ग्रेटर देन 13। ओके, तो और क्या बोलता है, एटलीस्ट वन स्टेटमेंट शुड बी ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू है तो आपको ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया आपके लिए, 12 मिल गया, x की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, इसके अपोजिट दोनों स्टेटमेंट अगर आपके फॉल्स हो जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि x आपका 12 है, y आपका 18 है, z आपका मान के चलते हैं 80 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या मिल गया, सॉरी मिल गया, मतलब फॉल्स वाला स्टेटमेंट मिल गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, और ऑपरेटर कैसे काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपका हमारा ऑपरेटर होता है बिट वाइज ऑपरेटर, जिसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। बिट वाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो आपके बाइनरी नंबर्स के साथ में यूज होते हैं। जो बाइनरी नंबर्स होते हैं, एंड गेट होता है, और गेट होता है, एक्स और ऑपरेटर होता है, उनके जैसा काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स और वाई लेते हैं, जेड को हटा देते हैं। एक्स जो वैल्यू हम डेसिमल में इनपुट करेंगे और यूज बीच में बिट वाइज ऑपरेटर यूज करेंगे। तो बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है, ये जो डेसिमल नंबर आपने इनपुट किया है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में उनके बीच में एंड है तो एंड को कैलकुलेट करेगा, और है तो और को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट एक्स एंड बाय। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पर आप यहाँ पे जो भी वैल्यू इन डेसिमल में इनपुट करेंगे, मतलब नंबर इनपुट करेंगे, तो वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बाय की जो वैल्यू आएगी उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ये आपका फर्स्ट बाइनरी नंबर हो गया, ये आपका सेकंड बाइनरी नंबर हो गया। दोनों बाइनरी नंबर के बीच में एंड गेट लगा हुआ है, तो एंड गेट का लॉजिक हमको मालूम है कि 1 1 होने पर 1 देता है, बाकी आपको ट्रू फॉल्स देता है, मतलब 0 देता है। ठीक है ना, ओके, तो इसमें जिस पोजीशन पर भी 1 होगा उस पोजीशन की डेसिमल वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, जिस पोजीशन पर भी 1 मिलेगा उस पोजीशन की डेसिमल वैल्यू को आपको रिटर्न करेगा, और अगर सब जगह 0 मिल रहा है तो आपको 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, देखते हैं इसके लिए, जैसे इसको सेव किया, रन करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू डाली, मान के चलते हैं 10 डाल दिया। ठीक है, y की वैल्यू हमने डाली यहाँ पर 5, आउटपुट क्या आ रहा है आपका 0। इसको समझ लेते हैं एक बार कि 0 कैसे दिया उसने। ठीक है, हमने यहाँ पर नोटपैड में एक बार करके देखते हैं, डेसिमल में क्या दिया 10। इस 10 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी में बनेगा आपका 1 0 1 0, मतलब ये 8th प्लेस पर 1 आ जाएगा, प्लस आपका 2 प्लेस पर 1 आ जाएगा, तो 2 raised to the power 1 और 2 प्लेस पर 1 आएगा तो आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड हमने इनपुट क्या दिया है, आपने 5 दिया है। ठीक है, अब इस 5 को अगर हम डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 4 + 1 5 होगा। ठीक है, 4 मिलेगा आपको 3rd प्लेस पर और 1 मिलेगा आपको 1st प्लेस पर यहाँ पर। ठीक है, तो 4 + 1, अब इनके बीच में आपने क्या लगाया, एंड ऑपरेटर लगाया, एंड ऑपरेटर लगा हुआ, मतलब एंड गेट की तरह काम कर रहा है। बाइनरी में हमने बुलियन अलजेब्रा में अगर आपने पढ़ा होगा तो एंड गेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 0 1 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 0 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 1 0 मिलेगा, 1 0 आपको 0 मिलेगा। मतलब किसी भी पोजीशन पर इनके बीच में एंड गेट अप्लाई करने पर किसी भी पोजीशन पर आपको 1 नहीं मिल रहा है। ठीक है, सारी 0 मिल रही है, तो वो सारी 0 0 को हमने जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो इसने आपको रिजल्ट में क्या दे दिया, 0 दे दिया। ठीक है, अब अगर हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, इसी प्रोग्राम को हम दोबारा रन करते हैं। ठीक है, आपने सेकंड टाइम रन किया, x आपने 10 दिया, y की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, चलो y की वैल्यू 8 देते हैं। ठीक है, तो 8 देते हैं, रिजल्ट क्या है आपका 8 आया। कैसे आ रहा है 8, इसको समझते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट टाइम 5 दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 8 दिया आपने। अब 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 8th प्लेस होती है, यहाँ पर आपका 1 आएगा, बाकी सब जगह पर आपको 0 0 आना है। ठीक है, ओके, 8th प्लेस पर आपका 1 आ गया। अब इनको जब एंड गेट अप्लाई करेंगे तो एंड गेट क्या करेगा, 0 0 0 मिल गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब इनके बीच में एंड ऑपरेटर आपने यूज किया, एंड गेट आपने लगाया, तो ये यहाँ पर 0 0 है, आपका क्या मिल गया, 0 मिल गया। ये 0 1 क्या मिला, 0 मिला। ये आपका 0 0 क्या मिला, 0 मिला। 1 1 क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। ठीक है, ये आपका लॉजिक गेट जो एंड ऑपरेटर है उसके थ्रू आपको यह रिजल्ट आ रहा है। अब ये जो रिजल्ट बाइनरी में आ रहा है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 8th प्लेस पर 1 है, तो ये डेसिमल के इक्वल किया जाएगा, आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंड गेट आपने यूज किया है, बिट वाइज ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर यूज किया, इसने क्या किया, आपको इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके 8 निकला, और 8 निकल के आपको यहाँ पर उसने रिजल्ट में 8 बता दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके लिए। अब इसी तरीके से अगर मैं और ऑपरेटर यूज करता हूँ, तो और ऑपरेटर के लिए हम क्या लगाते हैं, और ऑपरेटर के लिए ये वाला साइन लगाते हैं। और क्या करता है आपके लिए, ठीक है ना, और गेट मालूम है ना आपके लिए, 0 0 0 देता है, बाकी सब आपका 1 देता है। ठीक है, इसी के लिए हम दोबारा इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं,
शिफ्ट के साथ F10। x आपने दिया 10 और y आपने दे दिया 5, ठीक है। 10 और 5 में रिजल्ट क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। क्यों आ रहा है इसको समझते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर दिया 5, ठीक है। अब 5 दिया तो 5 का क्या आ रहा है, 4 प्लस 1, ये आपका 4th प्लेस पर आएगा, प्लस आपका 1 प्लेस पर आएगा, सॉरी ये नीचे आ गया, इसको यहाँ लिखते हैं 1 प्लेस पर आएगा, ठीक है। ये आपका 5 आ गया। अब इनको हम डेसिमल में, बाइनरी में और गेट से कन्वर्ट करेंगे। तो और गेट क्या करता है, आपका 0 0 0 देता है, बाकी सब आपका 1 देता है, ठीक है। तो ये आपका 0 1 है, मतलब क्या आ गया, आपका 1 आ गया, ये भी आपका 1 आ गया, ये भी आपका 1 आ गया, ये भी आपका 1 आ गया। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। 8 + 4 12 12 और 13 14 और 15 कितना आ रहा है आपके लिए, 15 आ रहा है यहाँ पर, इसको कन्वर्ट करने पर, ठीक है। ये आपका और गेट के थ्रू इन दोनों वैल्यूज पर हमने और गेट को अप्लाई किया, और और गेट ने क्या किया आपके लिए, ये आपका रिजल्ट दिया। इसको हम बाइनरी फॉर्म में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो इसने रिजल्ट कितना दिया आपके लिए, 15 दिया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया आपके लिए। बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, इसी तरीके से आप लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, आपका नेगेशन ऑपरेटर सब कुछ यूज कर सकते हैं। उनको आप 1 बाय 1 ट्राई करिएगा, कहीं डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल रिप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है आपका लास्ट वन, जिसको हम बोलते हैं आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या होता है, इन और नॉट इन होता है। जैसे इज और नॉट इज पढ़ा हमने, उसी तरीके से इन और नॉट इन होता है, ठीक है। इन और नॉट इन क्या होता है, जैसे इन और नॉट इन में मैंने आपको क्या बताया था, किसी वेरिएबल के पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, उन मल्टीपल वैल्यूज में से किसी सिंगल वैल्यू को हमको कंपेयर करना है, ठीक है ना। जैसे एरे अगर आपने पढ़ा है C++ में, या लिस्ट हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताता हूँ। जैसे हमने लिखा x = और x को मल्टीपल आइटम्स दे दिया आपने, 12 दे दिया, फिर 23 दिया, 15 दिया, 5 दिया, 9 दिया। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x, ओके। अब बाय के लिए हमने एक x कोई वैल्यू हम इनपुट करेंगे। हम चेक करना चाहते हैं क्या बाय की वैल्यू x के अंदर है। बाय को हम जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू क्या x के जो एलिमेंट्स हैं इनमें है, अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इन और नॉट इन मल्टीपल वैल्यूज में से किसी सिंगल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए या सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। अगर मल्टीपल वैल्यूज में से जो हम सर्च करना चाहते हैं वो वैल्यू है तो इन आपको ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके अपोजिट क्या होता है, नॉट इन काम करता है, ठीक है। तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं यहाँ पर x इन बाय, ठीक है। ध्यान रखिए, सॉरी बाय इन x लिखेंगे, क्योंकि बाय के पास सिंगल वैल्यू है, x के पास मल्टीपल वैल्यूज है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बाय इन x है, इफ द वैल्यू ऑफ बाय इज इन द एलिमेंट्स ऑफ दिस वेरिएबल x है, ओके। तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए इसको रन करते हैं एक बार इस प्रोग्राम को। बाय के x के पास ऑलरेडी वैल्यू है, बाय के लिए हमने इनपुट कर दिया 10। अब देखिए 10 उसके अंदर नहीं है, 10 नहीं है, हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, फॉल्स मिलना चाहिए। क्या मिला आपके लिए, फॉल्स मिला, मतलब ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू इन एलिमेंट्स में नहीं है तो फॉल्स दे दिया, अगर है तो ट्रू देगा। कैसे करेंगे, दोबारा रन करते हैं। बाय को हमने इस बार दे दिया, मान के चलते हैं 5 उसके अंदर है, आपको क्या मिल गया, यहाँ पर ट्रू मिल गया, ठीक है। बहुत आसान है इसको समझना। इसके अपोजिट क्या होता है आपका, नॉट इन काम करता है। तो नॉट इन तो हम आप यूज करके देख सकते हैं, इन हो गया, आप यहाँ पर नॉट इन लगा दीजिए, तो नॉट इन इसके अपोजिट काम करेगा, नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, है तो आपका फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, ओके। जैसे हमने यहाँ पर इनपुट किया 10 नहीं है तो आपको क्या मिल गया, ट्रू मिल गया, ठीक है। 5 इनपुट करोगे तो आपको फॉल्स मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स और आपके इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। ये वाला पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इटरेटिव स्टेटमेंट मतलब लूपिंग वाला पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग अप्रोच को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, फंक्शंस बनाना, उसके फंक्शन बनाना सीखेंगे। फिर हम पाइथन की जो लाइब्रेरी होती है, जो पैकेज होते हैं उनको बनाना, प्लस उनको यूज़ करना सीखेंगे। जो इनबिल्ट पैकेज होते हैं उनको यूज़ करना, प्लस जो आपके यूज़र डिफाइंड पैकेज होते हैं, क्लासेस होती हैं, उनको बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो वीडियो रेगुलर देखते रहिए, ठीक है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लस लाइक करना ना भूलना। टेक केयर, बाय बाय।